हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके सॉलिड स्टेट फिजिक्स के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक है हमारा जिंक सल्फाइड और जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ZnS। तो सबसे पहले जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास एक तो जिंक का एटम होता है और एक सल्फर का एटम होता है। अब ये जो हमारे पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है, जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर है, वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो सिमिलर होगी हमारे पास डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर की तरह। और डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन फिर भी आज हम थोड़ा सा उसको फिर से रिवाइज करते हैं कि डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास 2 FCC लटाइस की इंटरपेनिट्रेशन होती है। और अगर फर्स्ट लटाइस हमारे पास 0 0 0 पोजीशन पर होगी तो जो हमारे पास सेकंड लटाइस है वो होगी 1/4 1/4 1/4 पोजीशन पर होगी। तो सेम वही जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर में भी हमारे पास क्या रहेंगे, 2 FCC लटाइस रहेंगी। और अगर फर्स्ट हमारे पास लटाइस 0 0 0 पोजीशन पर रहेगी तो सेकंड लटाइस को हम 1/4 1/4 1/4 पोजीशन पर ही लेकर चलेंगे। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक क्यूब है। इसमें कॉर्नर्स पे एटम रखे हुए हैं और ये हमारे पास सेंटर रिप्रेजेंट जो ये एटम्स है हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेस सेंटर को। हमारे पास 6 फेसिस है, उन फेसिस के सेंटर्स पे जो एटम रखे हुए हैं वो हमारे पास है फेस सेंटर्स एटम। और ये देखिएगा, ये हमारे पास एक अनदर क्यूब है। इसमें हमारे पास क्या है, 4 बॉडी डायगोनल्स होंगे। फर्स्ट बॉडी डायगोनल, सेकेंड बॉडी डायगोनल, third is from here to here, and fourth body diagonal is this one, yeah. Then जो हमारे पास 4 बॉडी डायगोनल है इनको हमने नंबरिंग दी है 1 2 3 एंड 4। इन बॉडी डायगोनल्स पे जो हमारे पास एटम रखे होंगे उनकी पोजीशन अल्टरनेट 1/3 एंड सॉरी 1/4 एंड 3/4 होंगे हमारे पास। जैसे कि अगर हम फर्स्ट एटम की बात करेंगे, फर्स्ट डायगोनल की बात करेंगे तो ये हमारे पास होगा 1/4 पोजीशन पे। सेकंड जो डायगोनल होगा उस पे हमारे पास एटम होगा 3/4 पोजीशन पे। थर्ड डायगोनल पे होगा 1/4 पोजीशन पे और जो फोर्थ डायगोनल है वहां पर एटम होगा हमारे पास 3/4 पोजीशन पे। और जो हमारे पास एटम्स है, सल्फर एटम्स है, वो तो कहां पर प्रेजेंट होंगे, बॉडी कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे। और जिंक एटम है वो हमारे पास क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे। अब देखिए इसको हम समझ लेते हैं कि जो एक सिंपल जस्ट जो हमारे पास एक क्यूब होता है, क्यूब्स की वॉल, क्यूब्स की जो दीवारें होती हैं वो एक बड़े स्पीयर से बनी होती है जिससे कि मैक्सिमम स्पेस एटम्स ऑक्यूपाई कर सके। और जो जिंक एटम होता है उसका साइज छोटा होता है, सल्फर एटम का साइज बड़ा होता है। तो इसके लिए इसी वजह से सल्फर एटम हमारे पास ऑक्यूपाई करते हैं कॉर्नर को और फेस सेंटर को, जिससे कि हमारे पास इस क्यूब की जो वॉल है वो बनती है सल्फर एटम से। और ये जो जिंक एटम है वो हमारे पास इन सल्फर एटम्स के बीच में जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वो उसमें प्रेजेंट होंगे जिंक एटम्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। In zinc sulfide structure, sulfur atom are present at body corner and the face centered, and zinc atom are present at the tetrahedral voids. अब बात करेंगे जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर इज अ 2 एटम बेसिस। देखिए फिर से आ गया हमारे पास कि जिंक सल्फाइड जो एटम रहेगा, सॉरी मॉलिक्यूल रहेगा, इसकी स्ट्रक्चर रहेगी, वहां पर एक बेसिस होगी और उस बेसिस में हमारे पास 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे। और वो हमारे पास एक एटम तो जिंक का होगा, दूसरा एटम होगा सल्फर का। अब बात आती है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर। देखिए इससे पहले तो हमने नंबर ऑफ एटम्स की बात की थी क्योंकि वहां पर हमारे पास सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एटम प्रेजेंट है। एक तो हमारे पास जिंक एटम है और दूसरे हमारे पास है सल्फर एटम्स है। तो ये मिलकर एक हमारे पास मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास सल्फर एटम्स प्रेजेंट है। ये देखिए ये कॉर्नर पे है हमारे पास, इन कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 इंटू 8। तो हमारे पास कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन होगा 1 एटम का। और 6 फेस सेंटर्स एटम्स है हमारे पास, तो इन 6 फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होगा हमारे पास टोटल 3 एटम्स। तो टोटल सल्फर एटम्स हो गए हमारे पास 4 एटम्स। सेम इसी वजह से हमारे पास ये देखिएगा जिंक एटम्स है हमारे पास,
ये जिंक एटम, चारों के चारों जिंक एटम्स है, वो टोटल कंप्लीट इस यूनिट सेल के इनसाइड ही प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास 4 जिंक एटम आ गए और इनको मिलकर हमारे पास क्या बनेंगे, 4 जिंक सल्फाइड मॉलिक्यूल्स। और जो कंप्लीट हमारे पास जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर बनता है वो होता है इन दोनों, ये जो हमारे पास दोनों क्यूब्स हमने ड्रॉ किए हुए हैं, इन दोनों क्यूब्स को मिला दीजिए। इट मीन्स यहाँ से जो हमारे पास बॉडी डायगोनल बनेंगे 1 2 3 एंड ये यहाँ से 4th वन, इन बॉडी डायगोनल्स पे इन एटम्स को, जिंक एटम्स को यहाँ पर ड्रॉ कीजिएगा। जो कंप्लीट हमारे पास बनेगा क्यूब वो रहेगा हमारे पास जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर। ये यहाँ पर तो मैंने आपको अलग अलग ड्रॉ कर रखे हैं, लेकिन जो कंप्लीट जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, हमारे पास इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। अब आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा हमारे पास 4, जैसा कि हमने डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास होगा 4। क्योंकि देखिएगा अगर हम इस कॉर्नर पे बात करें या फिर देखिएगा कि ये जो हमारे पास जिंक एटम है ये 4 एटम्स के साथ अटैच्ड होगा। और वो 4 एटम्स कौन से होंगे, जैसे कि देखिए हम इसको कंप्लीट इसमें ड्रॉ करेंगे इसी में ही। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी पोजीशन आएगी 1/4 पे। तो ये जो एटम है वो अटैच होगा दिस वन, एक फेस डायगोनल, दूसरा हमारे पास ये बेस वाला फेस डायगोनल, तीसरा हमारे पास ये फ्रंट वाला, सॉरी फेस सेंटर, ये फेस सेंटर और ये फेस सेंटर एटम, और फोर्थ रहेगा हमारे पास ये जो कॉर्नर पे रखा हुआ एटम है। इन चारों एटम्स के साथ ये 1/4 पोजीशन वाला अटैच होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। या फिर दूसरा हम ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ से इस कॉर्नर के एटम के साथ हमारे पास 8 यूनिट सेल्स, 8 क्यूब्स हमारे पास अटैच्ड होंगे, और उस 8 और उन सभी 8 यूनिट सेल्स के 8 बॉडी डायगोनल्स होंगे, और उन बॉडी डायगोनल के साथ 4 एटम्स की तो पोजीशन हमारे पास क्या होगी 1/4 होगी, और 4 एटम्स की पोजीशन हमारे पास होगी 3/4 पोजीशन होगी। तो नियर बाय हमारे पास इस कॉर्नर एटम के कितने एटम्स होंगे, हमारे पास 4 एटम रहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा हमारे पास 4। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लैटिस पैरामीटर। अब देखिएगा ये हमारे पास कॉर्नर एटम, ये वाला यहाँ पर कॉर्नर एटम, और ये जो हमारे पास 1/4 पोजीशन पे है, ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। और ये हमारे पास कहाँ पर है, बॉडी डायगोनल पे। बॉडी डायगोनल की कंप्लीट वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3 है, और इसका 1/4 पोजीशन क्या हो जाएगी √3a/4। और यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी रेडियस एडअप होंगी, एक तो हमारे पास यहाँ पर सल्फर एटम की और एक ये जिंक एटम की रेडियस। तो टोटल हमारे पास बन जाएगा RZn प्लस R सल्फर इज इक्वल टू √3/4a। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर। सेकंड नियरेस्ट नेबर हमारे पास कितने होंगे, 12 होंगे। देखिएगा सेकंड नियरेस्ट नंबर हमारे पास 12 कैसे होंगे, ये देखिएगा सेकंड नियरेस्ट नेबर रहेगा हमारे पास इस कॉर्नर से जो फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल पे सेंटर पे जो रखा हुआ है एटम, या फिर बोले फेस सेंटर पे जो एटम रखा हुआ है वो हमारे पास क्या रहेगा सेकंड नियरेस्ट नेबर। और ये कितने नंबर्स होंगे, ये हमारे पास 12 नंबर होंगे। 12 नंबर कैसे होंगे, अगर देखिएगा एक प्लेन हमारे पास यहाँ पर आ गया, दूसरा हमारे पास, या फिर हम देखिए एक अनदर डायग्राम में आपको एफसीसी के लिए जो हमने डिफाइन किया था उसी डायग्राम में आपको डिफाइन करते हैं। ये देखिएगा हमारे पास, ये देखिएगा यहाँ से हमारे पास ये 4 प्लेन्स हमारे इस प्लेन के लिए जो बेस प्लेन है इसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या रहेंगे 4 एटम्स नियर बाय रहेंगे 1 2 3 एंड 4। सेम इसी वजह से हमारे पास ये प्लेन लेकर चलते हैं, हमारे पास इस प्लेन से भी हमारे पास क्या होंगे 4 एटम्स नियर बाय होंगे। 1 इधर 2 आएगा, इधर 3rd आएगा, और इधर क्या आएगा 4th। एंड जो लास्ट हमारे पास प्लेन बच गया कौन सा, ये वाला प्लेन, इस तरीके का ये प्लेन बनेगा हमारे पास। इस प्लेन में भी हमारे पास कितने एटम्स नियर बाय होंगे 4 एटम्स। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 4 + 4 + 4, इट मीन्स 12 एटम्स। आगे आते हैं हमारे पास सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जो कि हमारे पास क्या रहेगी a/√2। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर हमारे पास एक फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल की वैल्यू रहेगी √2, और इसका हाफ हमारे पास क्या आ जाएगा a/√2। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, जो कि हमारे पास रहेगा a³
नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रिमिटिव यूनिट सेल, जो कि हमने पढ़ा है पहले भी, हमारे पास बेसिस कितने एटम्स की है, 2 एटम्स की बेसिस है। तो यहाँ पर प्रिमिटिव यूनिट सेल में 2 एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, वन जिंक, एक जिंक का रहेगा और एक हमारे पास सल्फर का रहेगा। आगे है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, दैट इज ए क्यूब बाय 4, क्योंकि हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल बनेंगे, यहाँ पर 4 प्रिमिटिव यूनिट सेल बनेंगे। वन मॉलिक्यूल से हमारे पास 1 प्रिमिटिव यूनिट सेल डिफाइन हो रहा है, और कितने नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल रहेंगे हमारे पास, 4 प्रिमिटिव यूनिट सेल रहेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल इज ए क्यूब बाय 4। मोलिकुलर डेंसिटी, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर आर 4, देन मोलिकुलर डेंसिटी इज 4 बाय ए क्यूब। अब ये था हमारे पास एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, जिसे हम जो डिफाइन किया जाता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हमारे पास यहाँ पर 4 एटम्स तो किसके हैं, जिंक के हैं, और 4 एटम्स है हमारे पास सल्फर के। तो उन सभी अलग अलग एटम्स के लिए हम उनकी वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। देन 4 नंबर ऑफ जिंक एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ जिंक एटम प्लस 4 एटम्स ऑफ सल्फर एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ सल्फर एटम डिवाइडेड बाय ए क्यूब। अब हमारे पास ए क्यूब और रेडियस जो हमारे पास जिंक और सल्फर की है उसके बीच में क्या रिलेशन है, हमने यहाँ पर भी फाइंड आउट किया था, ये हमारे पास रिलेशन है। इस रिलेशन को हम पुटअप करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा √3π/4 RZN³ प्लस RS क्यूब डिवाइडेड बाई RZN प्लस RS का होल क्यूब। अब देखिए हम यहाँ से APF की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमें रेडियस ऑफ जिंक एटम और रेडियस ऑफ सल्फर एटम नोन होना चाहिए, क्योंकि ये फैक्टर हमारे पास कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, और कैंसिल आउट नहीं होगा तो इसे हमें सोल्व करना होगा। तो इसके लिए ये जो पैकिंग फैक्टर है जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर के लिए, वो तभी फाइंड आउट किया जा सकता है जब हमारे पास इनकी रेडियस जिंक एटम और सल्फर एटम की रेडियस प्रोवाइडेड हो। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोडियम क्लोराइड और रॉक साल्ट NaCl स्ट्रक्चर। अब हमारे पास NaCl स्ट्रक्चर भी इंटरपेनिट्रेशन ऑफ 2 FCC लेटाइज होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एटम की पोजीशन डायमंड क्यूबिक और ZnS से डिफरेंट होगी, जो कि हमारे पास अगर फर्स्ट एटम को हम 0 0 0 पोजीशन पर लेकर चलेंगे तो जो सेकंड एटम होगा वो हमारे पास पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा 1/2 0 0 0 1/2 0 और 0 0 1/2, इन पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकता है। देखिए पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक क्यूब बना हुआ है। अब इस क्यूब के कॉर्नर्स और फेस सेंटर पे हमारे पास क्लोरीन आयंस प्रेजेंट होते हैं, और इसके बाद जो हमारे पास मिलर प्लेन की बात करें तो 2 0 0 मिलर प्लेन, इसके बाद 0 2 0 मिलर प्लेन, और लास्ट हमारे पास 0 0 2 मिलर प्लेन के जो कॉर्नर्स होंगे वहां पर सोडियम आयन प्रेजेंट होंगे। देखिए ये जो हमारे पास डार्क रिप्रेजेंट किया हुआ है, डार्क सर्कल, जो डार्क, ये हमारे पास सोडियम एटम है, और जो वैकेंट स्फीयर है हमारे पास लाइट स्फीयर है, लाइट एटम है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं क्लोरीन आयन से। In NaCl structure, chlorine ion are present at the corners as well as the face center of the cube, but sodium atom are present at the corner of 2 0 0 0 2 0 0 0 2 Miller planes, and one atom also, sorry, जो एक एटम रहेगा कंप्लीट एटम वो हमारे पास बॉडी सेंटर पर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन NaCl यूनिट सेल, जो कि हमारे पास क्या रहेंगे, 4 एटम्स तो सोडियम के रहेंगे, 4 एटम्स हमारे पास क्लोरीन के रहेंगे, तो टोटल हमारे पास 4 मॉलिक्यूल बनेंगे NaCl के। देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये जो क्लोरीन हमारे पास आयन है, क्लोरीन एटम है, इसके कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1, और फेस सेंटर से कितना कंट्रीब्यूशन होगा 3, टोटल हमारे पास क्या आ गए 4 क्लोरीन आयंस। सोडियम एटम के लिए देखते हैं कि एक सिंगल मिलर प्लेन की बात करें तो देखिए इस मिलर प्लेन का हमारे पास इस कॉर्नर पे यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, और कंप्लीट एंगल होता है हमारे पास 360 डिग्री, जो कि हमारे पास 1/4 पार्ट है। तो इस एटम का प्लेन में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, इस क्यूब सेल यूनिट क्यूबिक में, क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितना कंट्रीब्यूशन होगा 1/4 कंट्रीब्यूशन होगा। तो एक कंप्लीट प्लेन
इसमें हमारे पास 4 एटम्स की पोजीशन है और एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा यूनिट सेल में 1। इसी तरीके से हमारे पास ये प्लेन भी एक कंप्लीट एटम को कंट्रीब्यूट करेगा और ये प्लेन भी मिलर प्लेन भी वन कंप्लीट एटम को कंट्रीब्यूट करेगा और 1 एटम हमारे पास बॉडी सेंटर पे रखा हुआ है। तो क्या हो गया हमारे पास टोटल 4 सोडियम एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 NaCl मॉलिक्यूल्स। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिएगा, यहाँ से हमारे पास नियर बाय एटम कौन सा है हमारे पास, इस लटाइस पैरामीटर के हाफ पे जो रखा हुआ है एटम, ये हमारे पास क्या रहेगा, नियर बाय एटम रहेगा। और इसकी सेपरेशन कितनी आ गई हमारे पास a/2। और कितने नंबर्स रहेंगे हमारे पास 1 2 3 4th इसका अपोजिट आ गया, 5th इसका अपोजिट आ गया और इसका अपोजिट अपवर्ड का अपोजिट आ गया। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा इसका 6 रहेगा हमारे पास। रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लटाइस पैरामीटर देखिएगा, ये हमारे पास नियर बाई एटम्स है दोनों, और इसमें हमारे पास एक रेडियस तो क्लोरीन आयन की कंट्रीब्यूट करेगी और एक रेडियस हमारे पास सोडियम एटम की कंट्रीब्यूट करेगी, और इन दोनों का सम किसके इक्वल रहेगा, लटाइस पैरामीटर a इसका हाफ, इट मीन्स a/2। देन रिलेशन इज r सोडियम प्लस r क्लोरीन इज इक्वल टू बी a/2। नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नेबर जो कि हमने लास्ट अभी किया था जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर के लिए, ये हमारे पास सेकेंड नियरेस्ट नेबर रहेगा और इसके नंबर कितने रहेंगे हमारे पास 12 नंबर्स रहेंगे, और वही सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी a/√2 रहेगी। अब है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कि रहेगी a³। नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल इक्वल्स टू बी 1 NaCl प्लस 1 क्लोरीन। तो टोटल हमारे पास 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल में। और वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या रहेगी हमारे पास a³/4, क्योंकि हमारे पास एक यूनिट सेल NaCl का जो रहेगा उसमें 4 प्रिमिटिव सेल्स डिफाइन होंगी, तो सिंगल प्रिमिटिव यूनिट सेल की जो वॉल्यूम है वो हमारे पास बन जाएगी a³/4। नाउ मॉलिक्यूलर डेंसिटी इज गिवन बाय 4/a³, क्योंकि NaCl मॉलिक्यूल्स NaCl स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी रहेगी 4/a³। APF अगेन वही Zn S स्ट्रक्चर की तरह 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोडियम एटम प्लस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एटम डिवाइडेड बाय a³। यहाँ पर रिलेशन A और R के बीच में ZnS के लिए डिफरेंट था और यहाँ पर NaCl के लिए डिफरेंट रूल है हमारे पास। तो यहाँ पर a³ की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा। अब यहाँ पर भी वही बात आ गई, सोडियम और क्लोरीन की वैल्यू जब तक हमें प्रॉपरली पता नहीं होगी तब तक हम इसका APF फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसका APF फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज गिवन मिलेगी। थैंक यू।